स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ स्टेट PCS। दिस साइड इज आयुषी बौरे और आज की इस क्लास में मैं आपसे पेपर डिस्कशन करूंगी जो रिसेंटली हमारा यूपी PCS RO ARO का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। वैसे तो एनालिसिस GK GS सब्जेक्ट में हो गया है, बट यहाँ पे मैं आपसे बेसिकली मैथ्स और रीजनिंग की बात करूंगी। पेपर में जो मैथ्स और रीजनिंग का लेवल था, अगर हम लेवल के रिस्पेक्ट में बात करें तो ईजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, अगर हम वेटेज की बात करें तो मैथ्स में अप्रॉक्स 7 क्वेश्चन और रीजनिंग में अप्रॉक्स 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। दैट इज टोटल हमारे 15 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग से आए थे। ठीक है, तो ज़्यादा कोई लेवल टफ नहीं था, हम इसे एक मॉडरेट लेवल में काउंट कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे कैसा क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग से। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक बोर्ड पर 5 समानांतरीय ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची गई हैं। दैट इज 5 हमारी वर्टिकल लाइंस हैं और 5 हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको सिंपल सा एक ही चीज़ फाइंड करने को बोला है कि जब ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटेंगी तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर होंगे वो कितने बनेंगे। आपको इसमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना था। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि सबसे पहले आपको इसमें कुछ नहीं करना था। 5 आपको हॉरिजॉन्टल रेखाएं खींच लेनी थी, 1 2 3 4 एंड 5। दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड 5 वर्टिकल, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सिंपल डायग्राम को ड्रॉ कर लेना था। और इसमें आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि ये जो हमारा मैट्रिक्स बन रहा है ये कितने बाय कितने का है। तो सिंपल आप यहाँ पे देख पाएंगे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 रोज हैं और 1 2 3 4 4 हमारे कॉलम्स हैं। मतलब अगर हम मैट्रिक्स को देखें तो 4x4 का हमारा मैट्रिक्स बन रहा था। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालने होते हैं तो सिंपल सा एक तरीका जो इसमें अप्लाई किया जाता है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इन सबके स्क्वायर्स को आप जब ऐड कर देंगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम स्क्वायर्स निकल जाएंगे। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 स्क्वायर विल बी 1, 2 स्क्वायर विल बी 4, 3 स्क्वायर विल बी 9 एंड 4 स्क्वायर विल बी 16। तो आइए इसको ऐड कर लीजिए, देखिए कितना आंसर आएगा। 9 और 1 10, ठीक, 16 और 4 20। तो व्हेन वी ऐड 20 प्लस 10 दैट इज 30। तो जिस किसी ने भी 30 ऑप्शन को टिक करके आया होगा उसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथमेटिक्स से था। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक पाई चार्ट आपको दिया गया है। पाई चार्ट में आपको बोला है कि सारे स्लॉट तो फिल हैं, बट ये जो मिसिंग नंबर है आपको ये बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो इसमें सबसे पहले जो हर स्टूडेंट्स करता है, डिफरेंस चेक करने लगता है। तो अगर आप देखेंगे तो 3 और 5 के बीच +2 का डिफरेंस है, 5 और 3 के बीच +3 का डिफरेंस है, 13 और 8 के बीच +5 का डिफरेंस है और 13 और 20 के बीच +7 का डिफरेंस है। अब कई सारे स्टूडेंट्स क्या करके आएंगे, सोचेंगे यहाँ पे 2 3 5 7 मतलब ऑड नंबर की सीरीज चल रही है, बट नहीं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर आप 7 में 9 को ऐड करेंगे, +7 में अगर आप +9 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक, आप यहाँ पे देखेंगे कि जो एक्चुअल सीरीज चल रही है वो है प्राइम नंबर्स की। ठीक है, प्राइम नंबर्स आपने नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़े होंगे। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। ठीक, ऐसे नंबर्स जो 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं, दैट आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ठीक, तो ये प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है। तो आफ्टर 7 नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा हमारा, आफ्टर 7 नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा हमारा 11। तो व्हेन वी ऐड 20 प्लस 11 देन यू विल गेट 31। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा 31। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने इसको ऑड नंबर सीरीज में काउंट किया होगा वो नन ऑफ द अबव वहाँ पे लगा के आ गए होंगे। ठीक, बट नन ऑफ द अबव वहाँ पे आंसर नहीं है, ये एक प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है। तो उस बेसिस पे आपको यहाँ पे फैच करना था। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे रीजनिंग से है। रीजनिंग में भी किस चैप्टर से, तो कोडिंग डिकोडिंग से।
यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन लिखा है कॉरपोरेशंस, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपल जो स्पेलिंग आपको गिवन है वो लिख लो, ठीक है। फिर उसमें आपको पैटर्न बनाना होता है, ठीक, कॉरपोरेशंस। अब अपन देखेंगे कि एक्चुअल में इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा था। तो ये 4 के पार्टीशन में डिवाइड हो रहा था, ठीक, 1 2 3 4। अब उसने क्या बोला कि इज रिटन एज दिस। कॉरपोरेशंस को अगर इस तरीके से लिखा जाता है तो हमें फाइंड आउट करना था कि जुडिशियल को हम किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो कॉरपोरेशन को वो कैसे लिख रहा है, स्टार्टिंग के आप 4 लेटर देख लो, CROC। मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा कॉर्प इस डायरेक्शन में लिखा जा रहा है और जो कोड हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। इट मीन्स इसको रिवर्स करना है 4 के पार्टीशन में। आपको जैसे ही पैटर्न पता चल गया आप वर्ड उठा लो जुडिशियल, ठीक है। जब आप जुडिशियल वर्ड उठाओगे JUDICIAL, इसको भी 4 पार्ट्स में आप डिवाइड कर दो। तो देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपने पार्टीशन कर लिया तो उसके बाद आप एक पार्ट को करो और ऑप्शन चेक करो कि क्या उससे रिलेटेड कोई ऑप्शन है तो ठीक, नहीं है तो उसको वहीं पे एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये इस डायरेक्शन में लिखा है, हमने देखा पैटर्न किस डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में फॉलो हो रहा है। तो आप क्या करोगे, विच इज स्टार। अब आपको पता है कि ये आई से बिगिनिंग होगी, ठीक है। तो आई से बिगिनिंग यहाँ पे हो रही है, ठीक। अब आप चाहें तो डायरेक्ट ए लगा सकते हैं, बट अब अगर आप श्योर नहीं हैं तो आप इसको आगे फॉलो कर लो, IDUJ। तो जिसके बिगनिंग में IDUJ आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था, ये रीजनिंग से क्वेश्चन था। नेक्स्ट आप देखेंगे एक और क्वेश्चन है वेन डायग्राम से रिलेटेड, जो कि रीजनिंग चैप्टर से बिलोंग करता है, ठीक। यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन अ ग्रुप ऑफ 25 पीपल, मतलब 25 लोगों का एक ग्रुप है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई हमारी 25। 12 रीड फ्रेंच एंड 15 रीड इंग्लिश। मतलब जो इस 25 में से ना जो 12 है, ठीक है, 12 है वो फ्रेंच पढ़ते हैं और जो 15 है वो इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक। क्वेश्चन ये है, नाउ 6 ऑफ देम रीड नन ऑफ द 2। मतलब इस 25 में से 6 ऐसे हैं जो ना ही फ्रेंच पढ़ते हैं और ना ही इंग्लिश पढ़ते हैं। मतलब ये जो 6 हैं ये ना तो फ्रेंच पढ़ रहे हैं और ना ही इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक। तो आपको क्या पूछा है, हाउ मेनी ऑफ दैम रीड फ्रेंच एंड इंग्लिश बोथ। अब आपको दे दिया क्वेश्चन में उल्टा कि 6 लोग ऐसे हैं जो ना ही फ्रेंच पढ़ते हैं, मीन्स फ्रेंच और इंग्लिश दोनों नहीं पढ़ते हैं, और पूछ रहा है कि फ्रेंच और इंग्लिश दोनों पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो रिवर्स में डायग्राम बनाना है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिंपल आप वेन डायग्राम फॉलो कर लो। ये है आपका फ्रेंच का और ये है आपका कॉलम इंग्लिश का, ठीक है। तो फ्रेंच कितने पढ़ रहे हैं भाई, फ्रेंच पढ़ रहे हैं 12 लोग, ठीक है। इंग्लिश कितने लोग पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं 15 लोग। ये जो 6 लोग हैं ना ये फ्रेंच और इंग्लिश दोनों नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक। तो जब भी मिड वाली वैल्यू दी रहती है ना, तो मिड वाली वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो आपको अपने डायग्राम को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेना है, भले ही स्टेटमेंट्स नेगेटिव हो, ठीक। और अगर आपका मिड वाली वैल्यू नेगेटिव है तो आप अपने डायग्राम को नेगेटिव वाले स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लीजिए, जिससे आपको जब फाइनल आंसर निकालोगे तो उसमें चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक। अब हमने देखा भाई कि 25 में से 6 कुछ भी नहीं पढ़ते, ना तो इंग्लिश ना ही फ्रेंच, तो बचा कितना हमारे पास यहाँ पे 17, ठीक। 17 हो गया, सॉरी 19, ठीक है, ये हो गए 19 लोग ऐसे हैं जो ना तो 19 ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। यहाँ पे हमें ये मेंशन नहीं है कि ये फ्रेंच पढ़ते हैं कि इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक। तो अब देखो 19 में से 12 निकल गए, कितने बचे, 19 में से 12 लोग फ्रेंच पढ़ते हैं, ये हमें क्लियरली पता है। तो 19 में से जब आप 12 को माइनस कर लोगे तो 9 - 2 हो गया 7।
मतलब 7 लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच नहीं पढ़ते हैं। ये नो के रिस्पेक्ट में बन रहा है हमारा डायग्राम, ठीक है। और इसी 19 में से 15 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं, मतलब 4 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, ठीक। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे और फाइनल आंसर में से घटा दोगे तो आपके पास आएगा 8, मतलब 8 लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, अब देखो मिसिंग नंबर सीरीज है। मिसिंग नंबर सीरीज को हम मैथ्स में भी काउंट कर सकते हैं और रीजनिंग में भी काउंट कर सकते हैं। ये हमारे मिसलेनियस वाले पोर्शन में काउंट किया जाता है, ठीक। तो आपको क्या दिया है यहाँ पे 1/2, 3/4, ये भी बहुत ईजी था जो पूछा गया पेपर में, 5/8 और 7/16, ठीक। इसमें आप देखेंगे कि पैटर्न ऊपर क्या फॉलो हो रहा है न्यूमरेटर में, दैट इज अंश 1, 3, 5, 7। तो अपकमिंग क्या होगा, यहाँ पे 2, 2 का गैप है, तो दिस विल बी 9, ठीक। ऑप्शन में देख लो कहीं 9 दिख रहा है तो उसको पिक कर लो, नहीं दिख रहा तो आगे और सॉल्व कर लो, ठीक। वैसे तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है, बट जो बच्चे श्योर ना हो तो वो आगे और सॉल्व करके देख सकते हैं। यहाँ पे 2 इंटू 2 हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो 16 2 ज़ा कितना हो जाएगा 32। तो जिस किसी ने भी 9/32 लगाया होगा वो उसका आंसर सही होगा। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब तक हमने जितने भी किए वो सारे इजी लेवल के क्वेश्चन थे, जो कि जिन बच्चों ने अब नहीं पढ़ा है तो वो उसको टफ काउंट कर सकते हैं, बाकी ये ज़्यादा टफ नहीं पूछे गए, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, हमें क्या लिखा है, द हाइट ऑफ रमेश इज़ 5 फीट। देखो अब जब भी आप मैथ्स पढ़ते हो या साइंस पढ़ते हो तो उसमें जो यूनिट्स होती हैं वो आप उसको पढ़ते होगे कि कौन सी यूनिट कितने के इक्विवेलेंट होती है, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि पेपर में न्यूमेरिक डेटा आने वाला है तो आपको सारी यूनिट से अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको यूनिट की वैल्यू पता होगी तो ये 1 लाइनर सॉल्व आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। हमें यहाँ पे 5 फीट दिया है, ठीक, कि उसकी हाइट कितनी है 5 फीट है। तो आपको पता होना चाहिए भाई कि 1 फीट इक्वल्स टू कितने, देखो नैनोमीटर में उसने बोला है तो इजी पड़ेगा अगर आप पहले फीट को मीटर में कन्वर्ट कर लो, देन मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। अगर आप 1 फीट को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखने वाली चीज़ है, 0.3048 मीटर, ठीक है। ये क्या होता है, एक फीट इतने इक्विवेलेंट, इतने मीटर के इक्विवेलेंट होता है। हमसे कितने फीट दिया है, गिवन है हमको 5 फीट। तो जब आप 5 फीट का इंटू 0.3048 में करोगे तो आपकी जो 5 फीट है वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और जब मीटर में कन्वर्ट हो गई तो उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, साइड में देख लो कि 1 मीटर जो है वो 10⁹ नैनोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो नैनोमीटर, ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, इसमें कोई ये नहीं है कि ये याद नहीं होती या फिर हम याद नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ सॉल्व करना है, आपको पता है मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन है तो आपको यूनिट बेस्ड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो डायरेक्ट फीट की वैल्यू मीटर में, मीटर की वैल्यू नैनोमीटर में अगर आपको पता है तो आप इसको ईजिली कर पाएंगे, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसको आफ्टर कैलकुलेशन क्या आएगा, ठीक। बाकी करना इसी तरीके से। नेक्स्ट, ये भी एक मिसिंग नंबर सीरीज आपको दी गई थी। आपके पेपर में 2 मिसिंग नंबर सीरीज दी गई, जिसमें से एक तो भयंकर इजी थी, ठीक है, और इस वाली सीरीज को हम लिटिल बिट मॉडरेट लेवल में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। देखो क्या पैटर्न है इसका, 3 है, 8 है, 13 है, 24, 41 और 70। अब आपको बताना है अगला क्या आएगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, डिफरेंस लेने लगते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस आप लगाएंगे तो डिफरेंस बेस्ड ये सीरीज नहीं है। आपको इसमें इन दो को हम क्या करें कि हमें 13 मिल जाए, ठीक है। तो व्हेन वी ऐड 3 + 8, ठीक, तो ये कितना हो गया 11। 11 में हम क्या ऐड करेंगे या क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 13 मिलेगा, तो ऑब्वियस है हम जब इसमें 2 ऐड करेंगे तो विल गेट 13, ठीक। अब पैटर्न देखना क्या फॉलो हो रहा था, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे 8 + 13, इन दोनों का क्या करें कि हमें ये टर्म मिल जाए,
तो 8 + 13 इक्वल्स टू कितना हो गया 21। अब यहाँ पे हम 2 को ऐड कर रहे थे, बट अगर हम यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 24 नहीं आएगा। इट मीन्स यहाँ पे +1 हो रहा है, ये वाले सीरीज में +1 हो रहा है, ठीक है। तो एक ही सीरीज में 2 पैटर्न लग रहे थे यहाँ पे, तो ये थोड़ा हम मॉडरेट लेवल का यहाँ पे क्वेश्चन काउंट कर सकते हैं। देन यू विल गेट 24। तो ये पैटर्न जब आप लगाएंगे तो जब आप लास्ट में 41 और 70 को ऐड करेंगे और उसमें इस सीरीज के बेसिस पे +1 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर 117 होगा। बाकी आप मुझे बताएंगे कि आपने कितना लगा के आया है, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक मैथ्स से SI/CI के चैप्टर से बेस्ड एक क्वेश्चन आया था, जिसमें CI का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, SI पे ही डिपेंडेंट था पूरा क्वेश्चन, ठीक। ये भी एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, बहुत हम इसको इजी में काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि असम इन्वेस्टेड एट 7% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम ग्रोज टू 540 रुपीज़ इन 5 ईयर्स। क्या मतलब है क्वेश्चन का कि हमारी रेट है 7%, ठीक है, टाइमिंग हमको दी है 5 ईयर्स, और जो 540 रुपीज़ वो वैल्यू हो रही है ना, तो वो आफ्टर इंटरेस्ट हो रही है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे 35% होगा, जब आप इसको प्रिंसिपल में ऐड करोगे तो दिस विल बी 135%, और ये वैल्यू इक्विवेलेंट हो जाएगी 540 के, ठीक। नाउ द नेक्स्ट लाइन इज कि यही धनराशि मतलब दिस सेम वैल्यू विल बी काउंटेड फॉर फर्दर लाइन। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जब 135% 540 के इक्विवेलेंट है तो आप निकालो 1% कितना हो जाएगा 540 डिवाइडेड बाय 135, ठीक है। नेक्स्ट है कि हमें इस रेट और इस ईयर पे सेम राशि पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, हमें ये बताना है, ठीक। तो यहाँ पे सेकंड सेक्शन क्या कह रहा है, अब हमारी रेट चेंज होके पहले 7% थी, अब कितनी हो गई 9%, ठीक है। टाइमिंग पहले 5 ईयर्स था, अब बढ़ के घट के कितना हो गया 3 ईयर्स। तो जैसे हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया था परसेंटेज ऐसा ही निकालने के लिए, वैसे ये हो जाएगा 27%। जब हमने इसको प्रिंसिपल में ऐड किया तो दिस विल बी 135%, और सेम ये हो जाएगा 127%। तो 127% अल्टीमेटली इसके बराबर होगा ना, तो 127% को आप यहाँ पे इक्विवेलेंट कर दोगे, ठीक है। तो ऑल ओवर जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो हमारी बनेगी 140 बाय 135 इंटू 127। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 508, ठीक है। ये आप सॉल्व कर लेना आगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये एक मॉडरेट लेवल का हम इसको काउंट कर सकते हैं। सिमिलरली जो हमारी ये वाली मिसिंग नंबर सीरीज थी ये भी एक मॉडरेट लेवल की थी। तो एक मॉडरेट तो एक ईजी, इस टाइप का पैटर्न आपका रहा पेपर में देखने को, ठीक है। अब देखो, अब जिसने डेज कैलेंडर वाला चैप्टर रीजनिंग में पढ़ा होगा वो उसको इजीली कर पाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या लिखा है, यदि गत दिवस के एक दिन पूर्व मीन्स पहले संडे था तो कल के एक दिन बाद के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। ये जनरली क्वेश्चन दिमाग खराब करने के लिए पेपर में दिए जाते हैं कि आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ, ठीक। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको प्रेजेंट वाली वैल्यू को सबसे पहले निकालना है। जैसे ही आपकी प्रेजेंट वाला डे या टाइम आ जाएगा उसके बाद आप उसमें कंडीशंस अप्लाई करते जाओ जो क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो हमने देखा कि उसने बोला कि गत दिवस के एक दिन पहले, ठीक, मतलब यहाँ पे आगे हमारे 2 दिन हैं, ठीक है, और वो बोल रहा है कि संडे था, ठीक। तो ये हो गया संडे, मतलब इसके एक दिन बाद हमारा यहाँ पे मंडे होगा, और ये जो है ये हमारा ट्यूसडे, मतलब ये हमारा आज है, ठीक है। आज की यानी कि प्रेजेंट की वैल्यू आ गई ट्यूसडे। क्वेश्चन कह रहा है कि कल के एक दिन बाद के 3 दिन बाद का टाइम बताना है। तो कल देखो, तो कल के एक दिन बाद, आज ट्यूसडे है तो कल हो जाएगा वेंसडे, कल के एक दिन बाद, कल के एक दिन, कल का एक दिन बाद हो जाएगा हमारा थर्सडे, ठीक। ये देखो, कल के एक दिन बाद, थर्सडे के 3 दिन बाद, तो अब इसके बाद आप 3 दिन जोड़ दो, कितना हो जाएगा फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो आपका आंसर आ जाएगा संडे।
ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। नाउ नेक्स्ट है, ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से। ये भी काफ़ी इजी था, इसमें कोई भी दिमाग लगाने वाली जैसी कोई चीज़ नहीं थी, ना तो ये टाइम टेकिंग था, ना तो ये टफ लेवल में था। ठीक है, बहुत इजी था। देखिए क्या कह रहा है कि लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर नॉर्थ की ओर चलता है, फिर उसके बाद वो वेस्ट में टर्न करता है, कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर। फिर उसके बाद वो साउथ में टर्न करता है, कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो हमें ये बताना है, उसके बाद वो फिर से मुड़ जाता है भाई ईस्ट डायरेक्शन में, कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो अब आपको बताना है कि वो अपने घर से किस डायरेक्शन की तरफ खड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलो कैसे करना है। मान लो ये लोकेश का घर है, ठीक है। सबसे पहले वो कहाँ चला, 15 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ। ठीक, ये हो गया हमारा नॉर्थ डायरेक्शन। इसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ा, मतलब वेस्ट साइड वो मुड़ा, कितना, 10 किलोमीटर। ठीक है, पश्चिम की ओर मुड़ा वो 10 किलोमीटर। देन फिर दक्षिण की ओर मुड़ा, मतलब साउथ साइड मुड़ा वो 5 किलोमीटर। तो इसको आप थोड़ा छोटा बनाएंगे, क्यों, क्योंकि ये 15 है, तो इसका अप्रॉक्स 5 यहाँ पे आएगा। फिर वो साउथ की ओर मुड़ा 5 किलोमीटर। देन फाइनली टर्न्ड ईस्ट, उसके बाद वो यहाँ खड़ा है और ईस्ट की ओर मुड़ा तो वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप बताओ, वो लोकेश यहाँ पे आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन में पूछा है कि इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस, मतलब वो अपने घर, ये उसके घर से वो किस डायरेक्शन में है। तो भाई ये नॉर्थ डायरेक्शन है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, नॉर्थ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके मैथमेटिक्स में अलजेब्रा चैप्टर से पूछा गया था, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन इज कि y का x% किसके y% के बराबर है। प्रैक्टिकली करके देखो, y का x% मतलब x/100 किसके y% के बराबर है। तो हमने मान लिया a b c d वट एवर द वेरिएबल यू वांट, a के y% के बराबर है। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर एक बार में आ जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, y से y कट जाएगा, a इक्वल्स टू आ जाएगा x। ठीक है, तो x आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर। ठीक, अब देखो अगेन अलजेब्रा से एक और क्वेश्चन पूछा गया, बट ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रख रही हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये क्वेश्चन आपने क्या लगा के आया, और अगर आपसे नहीं बना है और आप ये चाहते हैं कि मैं अपकमिंग वीडियो में इसका सोल्यूशन दूँ, तो देन आई विल प्रोवाइड योर सोल्यूशन। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि इसका आंसर ए और बी में से होगा। आप मुझे बताएंगे आपने क्या करके आए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, जैसे मैंने अभी कैलेंडर टाइमिंग वाला क्वेश्चन कराया था, संडे मंडे ट्यूसडे वाला, उसी पे बेस्ड ये एक मंथ रिलेटेड क्वेश्चन है। ये इसमें भी आपको डेज के बारे में बताना है। तो ये भी क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे कि इसको आपने क्या कैसा करके आया, और अगर आपको सोल्यूशन नहीं बनेगा देन आई विल अपलोड नेक्स्ट वीडियो रिगार्डिंग दैट क्वेश्चन सोल्यूशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि क्लॉक एंड टाइमिंग से रिलेटेड है। ठीक है, वैसे तो मैंने 15 में ऑलमोस्ट सारे करा दिए हैं। मैंने आपके लिए 2-3 क्वेश्चन छोड़े हैं जो कि आप मुझे बताएंगे कि आपने उसमें क्या करके आए हैं। ठीक, बाकी अगर हम पेपर एनालिसिस की बात करें तो इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। सिर्फ मैं मैथ्स रीजनिंग की बात कर रही हूँ। ऑल ओवर पेपर वैसे मॉडरेट टू टफ काउंट किया गया है, ऐसा हमें सुनने में भी आया है और एनालिसिस के बेसिस पे देखा गया। ठीक, बट इन रिस्पेक्ट ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग ये मॉडरेट लेवल में, इजी टू मॉडरेट में काउंट किया जा सकता है। ठीक है, अब आज के इस सेशन को हम यही एंड करते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए हैं आप मुझे बताइएगा कि मैं उसके लिए सॉल्यूशंस अपलोड करूं या आपसे वो बन जाएंगे। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं था मैथ्स रीजनिंग में, काफ़ी इजी काउंट किया जा सकता है सेक्शन मैथ्स एंड रीजनिंग का। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।